वेलकम व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस जो है ये एक मैकेनिकल नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है। जैसा कि आप मशीनिंग प्रोसेस में नाम से ही देख रहे हैं कि अल्ट्रासोनिक, इसमें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का यूज किया जाता है मेटल्स को रिमूव करने के लिए। अकेले अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन ही नहीं, इसमें एब्रेसिव सैलरी जो होता है उस एब्रेसिव सैलरी को अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के साथ कंबाइन फॉर्म होकर के फिर जा करके मेटल्स को रिमूव किया जाता है वर्क पीस से। अब यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि जीयूएसएम प्रोसेस है, इसमें जो टूल यूज किया जाता है वो जनरली डक्टाइल और टफ होता है, ठीक है। और ये जो वाइब्रेट करते हैं लो एम्पलीट्यूड और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ और कंटिन्यूसली होता है, ठीक है। ये टूल है, ये कंटिन्यूसली होगा, लेकिन लो एम्पलीट्यूड कितना है 15 to 20 माइक्रोमीटर, और अल्ट्रासोनिक जो वाइब्रेशन यहाँ पर यूज होगा वो 20 किलोहर्ट्ज से एबव, एंड ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एन एब्रेसिव सैलरी इन द स्मॉल गैप बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस। 1 मिनट, ये आप देख सकते हो, ये टूल और वर्क पीस है, इसके बीच में नोजल के थ्रू एब्रेसिव सैलरी को फैड अप किया गया है दोनों के बीच में, और ये टूल जो है ये वाइब्रेट हो रहा है लो एम्पलीट्यूड और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। यही अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस का मैकेनिज्म है। द टूल इज जनरली फेड विथ ए यूनिफॉर्म फोर्स। अब क्या कर रहा है कि The impact of the hard abrasive grains fracture the hard and brittle work surface। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस है वो जनरली ब्रिटल मटेरियल्स के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, ठीक है। जैसे कि माइका हम कहे, शीशा आप बोल सकते हो, ग्लास, उनको रिमूव करने या उस पर कोई कॉम्प्लेक्स शेप बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए या होल क्रिएट करने के लिए अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस को यूज किया जाता है। द टूल मटेरियल्स बीइंग टफ एंड डक्टाइल वेयर आउट एट ए मच स्लोअर रेट, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एब्रेसिव सैलरी जो यूज किया जाता है वो जनरली एल्यूमिना Al2O3, बोरियम, ठीक है, सॉरी बेरियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब होता है, और डायमंड डस्ट का भी यूज किया जाता है। लेकिन एक्चुअली डायमंड डस्ट जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए जनरली डायमंड डस्ट को नेगलेक्ट करके हम लोग चलते हैं। जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहीं पर यूज किया जाता है। डायमंड डस्ट का यूज बहुत ही हार्ड और ब्रिटल मटेरियल्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मटेरियल्स प्रोडक्ट देख रहे हो ये अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। ये जो होल आप देख रहे हो क्रिएट किया गया है, ये जो आपका डिजाइन फॉर्म किया गया है, इस टाइप का जो है मशीनिंग वो यूएसएम के थ्रू किया जाता है। यहाँ भी हम देख सकते हैं इस फिगर को, इस फिगर जो है सेरामिक्स का बना हुआ है, ठीक है। ये भी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू ही ये पार्ट को बनाया गया है। यहाँ पर मैकेनिक्स की बात अगर करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का, तो आप 4 पार्ट्स देख रहे हो, सिर्फ 4 सेंटेंस। ये सेंटेंस जो है ये मैकेनिक्स है यूएसएम का। सबसे पहला जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है वर्क सरफेस पर, ठीक है, हैमरिंग करवाया जाता है, किसके हेल्प से, टूल के हेल्प से। वो हम आगे बताएंगे आपको फिगर के हेल्प से कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। द इम्पैक्ट ऑफ फ्री एब्रेसिव पार्टिकल ऑन द वर्क सरफेस। थर्ड, अब यहाँ पर किसके थ्रू इरोजन होता है, कैविटेशन के थ्रू। द केमिकल एक्शन एसोसिएटेड विद द फ्लूइड यूज। ये भी आपको मालूम है कि एब्रेसिव सैलरी जो है आप यहाँ पर यूज करते हो तो केमिकल एक्शन यहाँ पर होता है। बहुत सारे रिसर्चर ने बहुत सारे थ्योरीज को डेवलप किया, लेकिन इसमें सबसे जो ये है रिसर्चर जिसका एक्सेप्ट किया गया अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के लिए मॉडल, उनका नाम है MC Shaw, ठीक है, जिनके मॉडल्स को एक्सेप्ट किया गया है। तो एक बार हम देखते हैं कि मॉडल जो है MC Shaw मॉडल्स, ठीक है,
उसके बारे में, जिसमें कि एग्जाम्पल जो उन्होंने लिया है आप देख सकते हैं, द रेट ऑफ वर्क मटेरियल रिमूवल इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द वर्क मटेरियल पर इम्पैक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है, द रेट ऑफ वर्क मटेरियल रिमूवल इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेकिंग इम्पैक्ट पर साइकिल। द रेट ऑफ वर्क मटेरियल रिमूवल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया गया नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। फोर्थ नंबर का सेंटेंस है, ऑल इम्पैक्ट्स आर आइडेंटिकल। एंड लास्ट, ऑल एब्रेसिव ग्रेन्स आर आइडेंटिकल एंड स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, ये एज्यूम करके उन्होंने इस मॉडल्स को प्रिपेयर किए हैं। यहाँ पर जो है हम लोग डिफरेंट पार्ट्स जो कि इन्होंने यूज किया है यूएसएम में, उस पर सबसे पहले फोकस करते हैं। सबसे पहला है हमारा एसी पावर सप्लाई। यहाँ पर जो पावर सप्लाई किया जा रहा है प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए वो एसी है, जो 40 to 50, ठीक है, कहीं कहीं आप डेटा देख सकते हो 60 भी हर्ट्ज का यूज किया गया है। इसके बाद सेकेंड हमारा हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर, इसका यूज किया जाता है, जो आप ये देख रहे इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको ये कन्वर्ट करता है हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था 50 to 60 हर्ट्ज की मैंने बात किया था कि 50 to 60 हर्ट्ज स्टार्ट करने के लिए था। अब ये जो इसको कन्वर्ट करता है हाई फ्रीक्वेंसी में कितना, 20 किलो हर्ट्ज टू 40 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, नेक्स्ट जो है पार्ट वो आप देख रही है ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये कॉइल, ये ट्रांसड्यूसर, और इसके चारों बगल एक केसिंग का यूज किया गया जिसमें कि वाटर को फ्लो करके बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये कूलिंग सिस्टम के लिए यूज करते हैं, ये कूलिंग मैकेनिज्म है। अब ये जो ट्रांसड्यूसर है, तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर इस एनर्जी को कहाँ सेंड कर देता है, ट्रांसड्यूसर के पास, जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। अब ये जो ट्रांसड्यूसर देख रहे हो आप लोग, ये क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल वाइब्रेशन में। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसड्यूसर जो है किसके हेल्प से, मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव एक्शन के हेल्प से। ठीक है, मैकेनिकल वाइब्रेशन में। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है टूल हॉर्न। टूल हॉर्न, तो अब आप जानते हैं कि ट्रांसड्यूसर जो है ये आपका जो एम्पलीट्यूड होता है मैकेनिकल वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, वो जनरली 0.025 mm तक प्रोड्यूस करता है। तो ये टूल हॉर्न इस एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करके इसके वाइब्रेशन को ये बढ़ाता है। ठीक है, और इसे टूल कंसंट्रेटर भी कहा जाता है, क्योंकि इस वाइब्रेशन को ये टूल क्या करता है, वर्कपीस पर कंसंट्रेट करता है। टूल हॉर्न के साथ जो अटैच होता है वो टूल है। एक यहाँ पर टूल गाइड भी क्लैंप होता है, जो आपको फिगर में नहीं दिखाया जा रहा है। टूल गाइड क्या करता है, टूल को अटैच करता है, कनेक्ट करता है टूल हॉर्न के साथ। नेक्स्ट हमारा है टूल। ठीक है, टूल जो मटेरियल्स है ये आगे हम पढ़ेंगे, टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स का बना होता है, जैसा कि हम अभी बात करेंगे। और साथ में इसका शेप वैसा ही बना होता है जैसा कि वर्कपीस में आपको कैविटी चाहिए, शेप चाहिए, सेम वैसा ही टूल का भी डिजाइन होगा। अब यहाँ जो आप देख रहे हो ये स्लरी है। स्लरी जो होता है वो एब्रेसिव पार्टिकल्स और उसके साथ वाटर या तो ऑयल के साथ वो मिलाया गया रहता है, अब जो कि कंटिन्यूसली टूल और वर्क पीस के बीच में नोजल के हेल्प से फेड अप कराया जाता है। पंप का काम क्या है, पंप क्या करता है, ये जो स्लरी है इस स्लरी को नोजल तक सप्लाई करता है, और नोजल क्या करेगा, ये टूल और वर्कपीस के बीच में स्लरी को फेड अप करता है। अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि एसी पावर सप्लाई जो है ये
सबसे पहले एसी पावर सप्लाई करता है किसको, जनरेटर को, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर को। हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर इस एनर्जी को एम्पलीफाइज करके, जो कि आपका इनिशियल से जो है उससे बहुत ही ज़्यादा 20 to 40 किलो हर्ट्ज तक एम्पलीफाइज करता है फ्रीक्वेंसी को, और इस एनर्जी को ये कहाँ भेजता है, ट्रांसड्यूसर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर के पास। और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर जो है ये अब क्या करेगा, इस टूल को ये जो एनर्जी यहाँ से लिया जनरेटर से, इसको ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वाइब्रेशन में, ठीक है, जिसके कारण ये टूल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, अप एंड डाउन डायरेक्शन में ये वाइब्रेट होता है, ठीक है, मोशन करता है। अब एक्चुअली ये एम्पलीट्यूड इतना ये कम होता है कि जिसका यूज़ यहाँ पर करने से कोई भी मतलब माइक्रो लेवल में होता है, तो आप इसे मशीनिंग नहीं कर सकते, इसीलिए टूल हॉर्न का यूज़ किया जाता है ताकि इस वाइब्रेशन को वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को वो एम्पलीफाई करे, इंक्रीज करे, ठीक है। साथ में ही टूल कंसंट्रेटर इसको भी कहते हैं हम लोग, और ये क्या करता है, इस वाइब्रेशन को टूल टिप पे फोकस करता है। अब ये मोशन जो है अप एंड डाउन डायरेक्शन में करेंगे। जैसे ये मोशन स्टार्ट होता है उसी वक्त में यहाँ पर पंप जो है स्लरी को, एब्रेसिव स्लरी को नोजल के हेल्प से वर्कपीस और टूल के बीच में कांस्टेंट रेट से फैड अप करता है। अब आप देख रहे हैं कि टूल क्या होगा, प्रेस करेगा वर्क पीस को, तो वर्क पीस और टूल के बीच में एब्रेसिव स्लरी है जिसमें कि एब्रेसिव पार्टिकल्स है, तो एब्रेसिव पार्टिकल्स को क्या करेगा, ये टूल जो है वो वाइब्रेशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर कर देता है एब्रेसिव पार्टिकल्स को, और ये एब्रेसिव पार्टिकल्स यहाँ पर क्या करेगा, इस पे इम्पिंस करेगा वर्क पीस पे, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर मटेरियल्स को रिमूव करेगा। तो ये थी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस का वर्किंग। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसके थ्रू, कौन से प्रिंसिपल के थ्रू, ये जो कौन से प्रोसेस, इसको कहेंगे हम लोग इरोजन, ठीक है। इरोजन के कारण ही यहाँ से जो माइक्रो लेवल में चिप है वो यहाँ से हटता है वर्क पीस से। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टूल है और ये रहा वर्क पीस। जैसा टूल का आपका शेप है सेम वैसा ही कैविटी बन रहा है, और ये आपका क्या है, एब्रेसिव पार्टिकल्स, ठीक है, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन हो रहा है टूल, और ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा एब्रेसिव पार्टिकल्स को, और एब्रेसिव पार्टिकल इम्पिंज होगा वर्क पीस पर, और इस तरह से माइक्रो लेवल का चिप जो है वो यहाँ से हटाएगा, कट करेगा। अब यहाँ पर जो है हम लोग यूएसएम प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ वर्क मटेरियल्स रिमूवल रेट Q को कैसे निकालते हैं। ये फार्मूला है, Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B से और B का है। यहाँ पे जो कैपिटल B है वो है वॉल्यूम ऑफ द वर्क मटेरियल रिमूवल पर इम्पैक्ट। Z क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेकिंग इम्पैक्ट पर साइकिल, और जो आप स्मॉल b देख रहे हो उसे फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं MR मटेरियल रिमूवल रेट जो है वो ईटा V Z F, ये जो आप F देख रहे हो ये अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया था, ठीक है, ये स्मॉल b है, ये जो आप देख रहे हो ये स्मॉल b। यहाँ पे कैपिटल B वॉल्यूम रिमूव्ड बाय ए सिंगल ग्रेन, आप यहाँ पे B इक्वल टू लिखोगे 2π/3 d/t यानी कि R पावर क्यूब होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्टिकल से ग्रेन, ठीक है, जिसका डायमीटर d है। स्मॉल b जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन चैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इम्पैक्टिंग पर साइकिल्स, और ईटा जो है वो इफिशियंसी। प्रोसेस पैरामीटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्टैटिक लोडिंग, हार्डनेस रेशियो ऑफ द टूल एंड द वर्क पीस, ग्रेन साइज, कंसंट्रेशन ऑफ द एब्रेसिव स्लरी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, आप देख रहे हो फिगर ए, जिसमें कि MRR
मटेरियल रिमूवल रेट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। आप देख रहे हो कि जब फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, टूल के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो तो MRR क्या है, ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है, प्रोपोर्शनली। हाउएवर देयर इज ए स्लाइट वेरिएशन इन द MRR विथ फ्रीक्वेंसी। थ्योरेटिकल जो है इस तरह से, जबकि एक्चुअल आपका ये होगा डेटा। नेक्स्ट हमारा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड और MRR दोनों के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया गया है, जब एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज किया जा रहा है तो MRR जो है यहाँ पर ये भी एक्सेप्ट किया जाता है कि इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जबकि एक्चुअल नेचर में क्या हो रहा है, जो वाइब्रेशन आपको दिखाया जा रहा है ये एक्चुअल नेचर का है। There is some discrepancy in the actual values. Again, this arises from the fact that we calculate the duration of, ठीक है, penetration del T by considering average velocity. ये जो ग्राफ देख रहे हो आप MRR और फीड फोर्स दोनों के बीच में बनाया गया है, प्लॉट किया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर फीड फोर्स को इंक्रीज कराया जा रहा है तो कुछ हद तक MRR जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सर्टन एक टाइम के बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि एट हायर फोर्स वैल्यू क्या होगा, टूल का जो हेड होगा वो ग्रेन को क्रश करना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण MRR जो होगा वो डिक्रीज होगा। अब नेक्स्ट डेटा हमारा है, ग्राफ है MRR और टूल बाय वर्क हार्डनेस, इसके बीच में इसको हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ द वर्क पीस हार्डनेस एंड टूल हार्डनेस, ठीक है। ये भी अफेक्ट करता है MRR को, आप देख रहे हो, ठीक है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक एज शोन इन फिगर, यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। ये किसके बीच में है, MRR और डायमीटर, ग्रेन डायमीटर के बीच में। ये एक्चुअल ग्राफ है और ये आपका थ्योरेटिकल ग्राफ है। MRR शुड ऑल्सो राइज प्रोपोर्शनली विथ द मीन ग्रेन डायमीटर D, ठीक है। When D becomes too large, अब देख रहे हैं कि जब डायमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो क्रशिंग टेंडेंसी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होगी तो क्या होगी, मटेरियल रिमूवल रेट वो घट जाएगा। यहाँ पर एब्रेसिव स्लरी जो यूज़ किया जाता है वो देखिए मोस्ट कॉमन जो है वो है बेरियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कोरेंडम और डायमंड डस्ट, साथ में बोरन सिलिकार्बाइड भी, जिसमें कि बोरन कार्बाइड जो है वो बेस्ट है और मोस्ट इफिशिएंट भी होगा बाकी से, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है और डायमंड डस्ट भी ये एक्सपेंसिव है। सिलिकॉन कार्बाइड का यूज जो करेंगे हम लोग कहाँ, ग्लास, जर्मेनियम और मोस्ट सेरामिक्स जब वर्क पीस होगा वहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड का हम लोग स्लरी यूज करेंगे, ठीक। कटिंग टाइम विथ सिलिकॉन कार्बाइड इज अबाउट 20 to 40% मोर देन दैट विथ बेरियम कार्बाइड। डायमंड डस्ट इज यूज ओनली फॉर कटिंग डायमंड एंड रूबीज। डायमंड और रूबीज को कट करने के लिए डायमंड डस्ट का जनरली यूज किया जाता है। और जो फ्लूइड यूज करते हैं हम लोग वो वाटर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कंपेरिजन टू बेंजीन, ग्लिसरॉल और ऑयल के कंपेरिजन में। यहाँ पर समरी देख सकते हो आप अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस का, जिसमें कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रिमूवल क्या है, ब्रिटल फ्रैक्चर काउज्ड बाय इम्पैक्ट ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स ड्यू टू टूल वाइब्रेटिंग एट हाई फ्रीक्वेंसी। मीडियम क्या है, स्लरी है। एब्रेसिव कौन कौन यहाँ यूज होता है, बोरन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिना, डायमंड डस्ट, ठीक है। उसका साइज कितना होगा, 100 to 800 ग्रिड साइज। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 50 to 13 किलोहर्ट्ज और एम्पलीट्यूड कितना है, 25 to 100 माइक्रोमीटर। टूल का मटेरियल क्या होगा, सॉफ्ट स्टील या टंगस्टन कार्बाइड भी हम लोग यूज करते हैं। मटेरियल रिमूवल रेट, टूल वेयर रेट क्या है, 1.54 टंगस्टन कार्बाइड वर्क पीस और 100 फॉर ग्लास वर्क पीस। गैप कितना होना चाहिए टूल और वर्क पीस के बीच में, 25 to 40 माइक्रोमीटर। अब है क्रिटिकल पैरामीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टूल मटेरियल्स, ग्रिड साइज, एब्रेसिव मटेरियल, फीड फोर्स, स्लरी कंसंट्रेशन, ठीक है, स्लरी विस्कोसिटी, ये सब क्रिटिकल पैरामीटर है जो अफेक्ट करता है MRR को, मटेरियल रिमूवल रेट को।
अब है मटेरियल एप्लीकेशन, मेटल्स एंड एलॉयज पार्टिकुलरली हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल पे हम लोग करते हैं। सेमीकंडक्टर्स, नॉन मेटल्स पे भी इसका यूज किया जाता है यूएसएम का। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्लास और सेरामिक्स। शेप एप्लीकेशन कैसा होगा, राउंड एंड इरेगुलर होल्स इम्प्रेशन, ये सब जो है ये शेप आप बना सकते हो मटेरियल रिमूव करके। अब लिमिट क्या है, इसका जो मटेरियल रिमूवल रेट है बहुत ही लो होता है, ठीक है। टूल वेयर ज़्यादा होगा, डेप्थ ऑफ होल एंड कैविटीज स्मॉल होता है, जैसा कि हम लोग अभी फिगर में देख चुके हैं यूएसएम के प्रोडक्ट को। यहाँ पर हम एप्लीकेशन देख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन जो है ड्रिलिंग राउंड होल ऑफ एनी शेप, ठीक है। थ्रेडिंग कर सकते हैं, मशीनिंग ऑफ ग्लास सेरामिक्स का भी कर सकते हैं, और ब्रिटल मटेरियल्स में हम लोग ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने फिगर देख चुके हो, ठीक है। अब एक एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसमें क्या है कि किसी भी टाइप का शेप यानी सर्कुलर, नॉन सर्कुलर, आप कोई भी होल को आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, एडवांटेज है। सेकेंड नंबर है कि ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बनता है, ठीक है। थर्ड नंबर क्या हो सकता है, इसमें वर्कपीस को हीट करने की जरूरत नहीं होती है मशीनिंग प्रोसेस के लिए, और ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों टाइप के मटेरियल्स में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं मशीनिंग प्रोसेस को। अब डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है इसका, कि एमआरआर जो है मटेरियल रिमूवल रेट वो बहुत ही लो होती है। साथ में आप डीप होल इसमें क्रिएट नहीं कर सकते हो, नहीं बना सकते हो आप, ठीक है। इसमें पावर कंजप्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है, पावर कंजप्शन की जरूरत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और जो टूल लाइफ होता है, ठीक है, टूल की लाइफ वो बहुत ही शॉर्ट होती है। तो ये था इसका डिसएडवांटेज। ओके, थैंक यू।